हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपको नीट की काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट होगी। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और अभी भी एक दिन बचा है एडिट करने के लिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने करेक्शन विंडो पर जाके अपनी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम देखते हैं कि जैसे नीट की काउंसलिंग होती है तो नीट की काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होता है। काफ़ी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो चॉइस फिलिंग से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेते हैं, जहाँ पे जाके स्टूडेंट को पर्सनली अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना पड़ता है और वेरीफाई कराने के बाद आपके डॉक्यूमेंट आपको वापस मिल जाते हैं और आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो भी आप एडवांस में डिमांड ड्राफ्ट से या ऑनलाइन पे करते हो, उसकी भी रिसिप्ट मिल जाती है। और काफ़ी काउंसलिंग डिफरेंट ऐसी भी रहेंगी आपकी जहाँ पे आपका जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब आप सीट को लेने जाओगे, तब वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। तो एनी हाउ हमको डॉक्यूमेंट्स तो अभी से प्रिपेयर कर लेने चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट का काम है अभी पढ़ाई करना। वो अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गए हैं, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी रहती है, उनको देखना रहता है हर चीज़। हमारे पास एडमिशन लेने के लिए एक अच्छा स्कोर भी चाहिए, फ़ंड भी चाहिए और प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक डिसिप्लिन ऑर्डर में होगा तो फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के सेशन में हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट को कवर करने रहते हैं काउंसलिंग के लिए। तो स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, सबसे पहले होता है हमारा आईडी प्रूफ। हमारी पहचान क्या है, पहचान पत्र क्या है हमारा। तो अपने आईडी से हमको स्टार्ट करना है। तो जो भी आपके पास आपका आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, ये आपका एक आईडी प्रूफ हो जाता है। ये तो आपको सभी को पता होगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब लास्ट ईयर से डोमिसाइल का, अगर जैसे लास्ट ईयर की काउंसलिंग है जैसे हमने देखी और स्टूडेंट्स को गाइड किया, इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। लेकिन अब काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं, स्टेट काउंसलिंग भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी डोमिसाइल के लिए डिमांड करते हैं। हम लोग को बहुत सी चीज़ें पता है, हमको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता होते हैं गवर्नमेंट के कि बहुत सी चीज़ इथिकल है या नॉन इथिकल है। लेकिन जब आपका काउंसलिंग के टाइम पे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, वहाँ पे जो आपका बंदा, जो ऑफिसर बैठा है, नोडल ऑफिसर बैठा है, वहाँ पे आपको उसके अगर डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट करिए तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो इट इज़ बेटर कि हम अपने काउंसलिंग के ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो बना के रखें, चाहे हमारा स्कोर गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, चाहे हमारा स्कोर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आ रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए भी अलग अलग रूल रहते हैं डिफरेंट स्टेट्स के। कुछ स्टेट्स भारत के ऐसे हैं जहाँ पे वन टाइम आपका डोमिसाइल बनता है लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप वहाँ के निवासी हो। और काफ़ी स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हर साल आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश। तो लास्ट ईयर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुई थी और काफ़ी बच्चों को वेरिफिकेशन में इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो फ्यूचर में हर चीज़ स्मूथ वे से हो जाए, कोई परेशानी ना हो आपको, इसलिए फ्यूचर की तैयारी हमको अभी से ही करके रख लेनी है इन बचे हुए दिनों में। तो बेटर ये रहेगा कि किसी भी तरह से क्योस से, मैसेज करने से, किसी से समझने से, समझाने से, लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि हम अपने सर्टिफिकेट्स को प्रॉपरली मैनेज कर लें। बिकॉज काउंसलिंग के टाइम ये चीज़ देखी जाती है, हर साल देखी जाती है कि बहस होती है नोडल ऑफिसर और पेरेंट्स के बीच में। उससे बेटर ये है बहस करने से अच्छा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो हमको वेस्टेज नहीं करनी पड़ेगी अपनी टाइम की। तो एक हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ बेटर कि हम लोग अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के रेडी रखें, वेदर आई एम गेटिंग अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट में तो मैं सही है, लेकिन प्राइवेट के लिए भी आज की डेट में काफ़ी ज़रूरी हो गया है। और इसको अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना है और आपके स्टेट में, तो आप पता कर लो, उसको आप रिन्यू कर लीजिए, इस एकेडमिक ईयर का बना लीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है गैप सर्टिफिकेट। जैसे कि आप अभी 2021 में हैं, अब जिन बच्चों ने 2018 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में, 19 में अपना क्लास 12 पास कर लिया है, उसके बाद अभी तक आप क्या कर रहे हो, तो ये जो गैप क्यों हुआ है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई और रीज़न से आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे, तो ये गैप सर्टिफिकेट होता है आपका। आप गैप सर्टिफिकेट बना सकते हो। 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपका बन जाएगा, किसी भी नोटरी से जाके आप अटेस्ट करा सकते हो। 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर वाला भी गैप सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्ट किया जाता है। नोटरी होता है, आप लोग को नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करिएगा, आपको जो भी उसमें आपको लिखना है नोटरी नियर मी, तो आपके नियरेस्ट लोकेशन पे जो भी नोटरी होगा वहाँ पे जाएंगे आप और इजीली आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। कंटेंट आपको वहाँ पर डाल देना है कि आपने इस क्लास
इस साल में क्लास 12 किया था, इस साल आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, इसके बीच में हम मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे, या जो भी जेन्युइन रीज़न होगा वहाँ पे आपको मेंशन करके नोटिस से अटेस्ट करा के अपना गैप सर्टिफिकेट रख लेना है। ये होता है क्लास 12 और एडमिशन लेने के बीच में जितना डिफरेंस है उसको मेंशन करने के लिए, अगर आप कोई अदर कोर्स में एडमिशन नहीं ले रहे हो। इन केस आपने कोई और कोर्स कर रखा है तो आप उसका मार्कशीट दिखा सकते हो, ठीक है। तो एक गैप सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद सारे ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, क्लास 10th और क्लास 12 की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट। काफ़ी बोर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, अगर आपके में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर आपका स्टेट बोर्ड आपको सर्टिफिकेट्स देता है मार्कशीट के साथ, तो हमारे पास अपने क्लास 10 और क्लास 12 की मार्कशीट भी होनी चाहिए। काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे क्लास 10 और क्लास 12 के अलावा क्लास 9, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6 तक की मार्कशीट भी लास्ट ईयर तक ली गई थी। तो ये सारे चीज़ अगर काउंसलिंग के टाइम एकदम से हेजिटेशन होता है कि कैसे कैसे करें, कम टाइम है तो हम परेशान होते हैं, तो बेटर रहेगा, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन किसी के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में है। एक तरह का आपका एग्ज़ाम होता है। लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों को परेशानी हुई थी, भूल गए थे बच्चे कहाँ पे हमने अपनी मार्कशीटें रख दी हैं। सारे इंडिया में नहीं होता है, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक होता है ये। तेलंगाना, AP में ये सब चीज़ देखने को मिली थी, पौंडीचेरी में सब देखने को मिला था ये चीज़ें। तो आपने जितना भी आपका रिपोर्ट कार्ड है आपके पास एक फ़ोल्डर में एक जगह पे ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, कि इन केस अगर माना जाता है आपसे तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इन केस नहीं है तो वो बात की बात होगी, मिस हो गया तो बात की बात होगी। अपने कॉलेज से, आप स्कूल से रिक्वेस्ट करके उसके लिए कोई लेटर बनवा सकते हो। अगर है तो आप एक तरह पे अरेंज कर लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट हो गए टिल क्लास 12 और उसका सर्टिफिकेट हो गया। एकेडमिक की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो काउंसलिंग के टाइम में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें तो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखे जाते हैं, बट आफ्टर अलॉटमेंट जब आप कॉलेज पहुंच जाते हो और वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हो, तब वहाँ पे आपसे TC, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी डिमांड की जाती है। तो अगर आपके पास ये है तो एक प्रॉपर वे में फ़ोल्डर में अरेंज करके रख लीजिए। इन केस इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो बचे हुए टाइम का यूटिलाइज़ करिए और अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके मिसिंग है, माइग्रेशन रह गया है, TC रह गया है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट रह गया है, वो आप बनवा सकते हो, अपने स्कूल से बनवा सकते हो। अगर स्कूल से नहीं है तो बाहर आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से इसको बनवा के रेडी कर सकते हो, जिससे कि आपकी काउंसलिंग एक स्मूथ वे से हो, हजललेस ना हो, ठीक है। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट हो गए एकेडमिक बेस। अब इसके बाद नीट के डॉक्यूमेंट। नीट का आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, अभी आपने उसका करेक्शन विंडो अभी चल रहा है, करेक्शन विंडो किया, उसके बाद उसका जो कंफर्मेशन पेज निकल के आता है, एक्नॉलेजमेंट पेज, उसको संभाल के रख लेना है। कई काउंसलिंग में उसको भी मांगा जाता है। तो पहला नीट का डॉक्यूमेंट हो गया, जो अभी हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा है, उसका जो कंफर्मेशन पेज का PDF निकल के आ रहा है, उसको हमको संभाल के रखना है। नीट का पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया। इसके बाद नीट में आपको सेकंड डॉक्यूमेंट क्या मिलेगा, आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप जाओगे एग्जामिनेशन देने के लिए। तो अपने एडमिट कार्ड को काफ़ी संभाल के रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। कई सारे छोटे छोटे ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर एडमिट कार्ड खो गया। होने वाली चीज़ नहीं है, या आप काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हो अपने हाथ में, यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर्स, काफ़ी लोगों को जाना आपके हाथ में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय अब आपकी लाइफ में आ चुका है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत संभाल के रखना है। तो पहला हो गया हमारा नीट का एक्नॉलेजमेंट लेटर, सेकंड हो गया हमारा नीट का हमारा एडमिट कार्ड, थर्ड आपका क्या आएगा, आपके हाथ में स्कोर कार्ड आएगा। तो थर्ड हमारा हो गया स्कोर कार्ड। ये आपके डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। काउंसलिंग में स्कोर कार्ड आने के बाद आप किसी भी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसके बाद उसका जो आप PDF डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म की स्लिप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर, जो भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है वो अलॉटमेंट लेटर तो आप लोग रखोगे अपने पास। सब ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रीशियस होता है अलॉटमेंट लेटर। और इसके अलावा अगर कोई स्टेट आपसे एडवांस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है या एडवांस में सिक्योरिटी अमाउंट आपसे सबमिट कर रहा है, फॉर एग्जांपल UP ले लीजिए, एडवांस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, गुजरात एडवांस में करवाता है, महाराष्ट्र एडवांस में कराता है। तो यहाँ के जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू विल बी गेटिंग अ रिसिप्ट बाय अ नोडल ऑफिसर। वो आपको एक रिसिप्ट देगा कि ये डॉक्यूमेंट हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है, यू कैन गो अहेड फॉर द फर्दर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। तो उन सारे रिसिप्ट्स को काउंसलिंग में जो आपको पेपर्स मिल रहे हैं उन सबको संभाल के रखना है, बिकॉज एक एक पेपर की वजह से बच्चों को काफ़ी बार लिटिगेशंस का सामना पड़ना पड़ता है और आई हुई सीट हाथ में अलॉटेड सीट निकल जाती है, बिकॉज सब कुछ पेपर्स के हाथ में है। और नोडल ऑफिसर भी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज उसके ऊपर से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो अपनी ड्यूटी के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि हम डिसिप्लिन से और मैनेजमेंट से काम करें, जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। कैरियर हमारा है तो हमको ही ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है।
तो हमने पहले देखा कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट सारे रेडी होने चाहिए। उसके बाद नीट के डॉक्यूमेंट में हमने देखा अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन किया उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, उसका पूरा PDF आप अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, फिर स्कोर कार्ड आएगा, फिर हम जब काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग का लेटर हो गया, वहाँ का अलॉटमेंट लेटर हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप हो गई, डिमांड ड्राफ्ट आपने जो पे करके रखा है उसको सिक्योरिटी अमाउंट रिसिप्ट बोलते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट रिसिप्ट को भी आपको संभाल के रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। जो फ़ोटो हमने नीट के एप्लीकेशन में पेस्ट किया है उसका आप 12-15 कॉपी निकाल के रख लीजिए, पासपोर्ट साइज़। वही फ़ोटो लगेगी, दूसरी फ़ोटो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, वो फ़ोटो हमको रख लेना है। साथ में जो आपने कम्युनिकेशन के लिए नीट के फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखी, तो प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी को चेंज मत कीजिएगा। इसी के ऊपर आपका पूरी जर्नी के ऊपर कम्युनिकेशन होगा नीट से, तो इसको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को किसी भी तरह से चेंज नहीं करना है। तो ये हमारे इधर के डॉक्यूमेंट हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम रिजर्वेशन वाले डॉक्यूमेंट पे देखने के लिए कि जो हम कोई भी बच्चा किसी भी टाइप का रिजर्वेशन ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो सबसे नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है भारत में पिछले 2 साल पहले, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर। तो EWS का जैसे जनरल वाले बच्चों का जो NCL होता है, इनकम के बेसिस पे जिनको एनालाइज किया जाता है, उनके लिए ये कैटेगरी बनी है, काफ़ी अच्छी कैटेगरी है। बिकॉज पहले कास्ट के बेसिस पे रहता था, अब जनरल वाले बच्चों को भी इनकम के बेसिस से EWS के अंदर से मिलता है। अब इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सभी बच्चों के लिए है। व्हेन यू आर गोइंग फॉर द काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा और यू आर गोइंग फॉर द काउंसलिंग ऑफ एम्स और जिपनर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर तब भी हम काउंसलिंग करेंगे BHU की, AMU के लिए, तो वहाँ पर जो हमको EWS का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है काउंसलिंग में, दैट शुड बी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट लगेगा। उसके पैरामीटर्स तो आप लोग को पता ही होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, फैमिली इनकम हमारी, एग्रीकल्चर लैंड है तो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, रेजिडेंशियल रूरल एरिया में फ्लैट है तो 1000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए, म्यूनिसिपल पार्ट में आप रहते हो तो 1000 स्क्वायर फुट से कम एरिया होना चाहिए, और आप नॉन म्यूनिसिपल्स में रहते हो तो 200 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए। ये बेसिक से पैरामीटर्स है, आप गूगल करके भी आसानी से निकाल सकते हो। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट के लिए रहेगा। अब कमिंग टू द स्टेट्स, सभी स्टेट्स की हमको पता है पॉलिसीज़ अलग रहती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सबके अलग रहते हैं। अंडमान और निकोबार में सेम वही पॉलिसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आंध्र प्रदेश में सेम वही पॉलिसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अरुणाचल प्रदेश में कोई EWS कोटा अभी मिला ही नहीं है, चंडीगढ़ में सेम वही पॉलिसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और आपका छत्तीसगढ़ में भी सेम वही पॉलिसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दिल्ली की भी सेम पॉलिसी है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उत्तर प्रदेश में भी सेम पॉलिसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उत्तराखंड में भी सेम पॉलिसी है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे तो आपके सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी चल जाएंगे, लेकिन आप स्टेट के भी बनवा के रखिएगा, बिकॉज कई बार हम खुद से डिसीजन ना ले, बिकॉज जो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है गवर्नमेंट का कि स्टेट काउंसलिंग में स्टेट के ही सर्टिफिकेट लिए जाते हैं और सेंट्रल काउंसलिंग में सेंट्रल के ही सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को दिक्कत आती है। अब सपोज कर लिए, टेक एग्जाम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश। सुबह एक पेरेंट से बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश बोलता है कि हमको जो आपका इनकम का जो क्राइटेरिया है वहाँ पे 4 लाख रुपीज़ का है, इन केस ऑफ लाइक 8 लाख रुपीज़। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 6 लाख रुपये का इनकम का क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हमको जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, टेक एग्जाम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं या हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे इट शुड बी इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चेक करेगी कि आप इस पैरामीटर्स में आते हो कि नहीं आते हो। जैसे हिमाचल प्रदेश में है कि 4 लाख से कम की आपकी इनकम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड है तो 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। तो ये अगर आपके पैरामीटर्स मैच करते हैं तो आपको यहाँ का EWS सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इन केस मान लीजिए आपकी इनकम 6 लाख है, 7 लाख है, आप स्टेट के पैरामीटर में नहीं आते हो लेकिन सेंट्रल के पैरामीटर्स में आ जाते हो, सेंट्रल के EWS बन रहे हो, आप स्टेट के नहीं बन रहे हो, आपकी इनकम ज़्यादा है या बाकी की आपके लैंड या प्लॉट या आपका घर का एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपने स्टेट में यू विल बी डूइंग अ काउंसलिंग एज अ लाइक जनरल स्टूडेंट, और सेंट्रल में जब हम काउंसलिंग करेंगे, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करेंगे, तो वहाँ पे हम EWS का लाभ ले सकते हैं, वहाँ पे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन कैसे करना है ये चीज़ समझ लेते हैं। नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने अपनी कैटेगरी फिल करी है अभी, वो कैटेगरी आपकी चलेगी
सेंट्रल काउंसलिंग के लिए जितनी भी सेंट्रल की काउंसलिंग हो रही है, जितनी भी गवर्नमेंट का ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स जिपमार की काउंसलिंग हो रही है, वहाँ पे वो डाटा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे ओबीसी दिखा रखा है और इन केस आप ओबीसी और एनसीएल का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, तो आप सोच रहे हो कि ऑटोमेटिकली वो जनरल में कन्वर्ट कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप परेशानी में आ जाओगे, बिकॉज आपको सीट अलॉटमेंट वो ऑटोमेटिकली ओबीसी से ही देगा, ठीक है। और आप ओबीसी की सीट के से आप सीट ले रहे हो और उसके आप डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, तो आपकी सीट ही कैंसिल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम स्टेट की काउंसलिंग करेंगे, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग आप करोगे, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, हमारे भारत का कोई भी स्टेट हो, अब जब स्टेट की काउंसलिंग जब हम करने जाएंगे फ्रेंड्स, तब वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है। जैसे अभी हमने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो वहाँ पे हमसे सारे चीज़ फिर से पूछे जाते हैं, सारी आपकी डिटेल्स सारे आपको वहाँ पे दोबारा से डालना है। तो वहाँ पे आपके पास मौका होगा कि वहाँ पे आप फिर से अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे। अगर आपको ओबीसी लगाना है तो आप ओबीसी लगा सकते हो, एससी लगाना है आप एससी लगा सकते हो, एसटी लगाना है तो एसटी लगा सकते हो, ईडब्ल्यूएस लगाना है तो ईडब्ल्यूएस लगा सकते हो। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ के रखिएगा। तो अभी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी अपनी कैटेगरी को फिल कर रहे हो, वेदर दैट इज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कुछ भी कैटेगरी को आप फिल कर रहे हो, तो आपको देखना है कि यू कैन प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग। इन केस अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना बिल्कुल करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो अलॉटमेंट होगा उसके पास तो एक डेटा चला गया कि ये बच्चा या ये बच्ची एससी की है या ओबीसी की है या ईडब्ल्यूएस की है, आपको वो सीट अलॉटमेंट आपकी कैटेगरी के अंदर ही देगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आपका अलॉटमेंट आपके पास आया, आप सीट क्लेम करने के लिए कॉलेज में गए, उसने कहा शो योर डॉक्यूमेंट्स, आपने कहा सर हमसे गलती से हो गया था, हमारे पास तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, यू हैव वेस्टेड द सीट माय डियर फ्रेंड, आपने सीट वेस्ट कर दी है। अब ये ऑटोमेटिकली आप सोच रहे हो कि जनरल में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह से अगर आपके पास अभी भी कुछ इफ एंड बट है कि अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो हेल्दी चांस है कल तक का समय है, आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन स्टेट के रूल्स बिल्कुल अलग है। स्टेट काउंसलिंग में तो आपको फिर से मौका मिलेगा अपनी कैटेगरी को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ का बैलेंस हमको बना के देख के चलना है कि हमको कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे प्रोड्यूस करके चलना है। ओबीसी वाले बच्चों को एनसीएल का डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ में रखना है। केवल ओबीसी सर्टिफिकेट है आपके पास और एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ओबीसी को क्लेम नहीं कर पाओगे। एससी एसटी वालों को कोई भी एनसीएल की ज़रूरत नहीं होती है, और ईडब्ल्यूएस तो खुद ही एक तरह का एनसीएल हो गया जनरल वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पर इसके साथ कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। एससी एसटी या ओबीसी वाले बच्चों को देखते हैं तो उनमें से एक बारीकी वाली चीज़ और भी है उसमें देखने वाली, नोटिस करने वाली माइन्यूट सी चीज़, कि अगर आप अपने स्टेट में सपोज कर लो ओबीसी क्लेम करते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपकी कास्ट उसके अंदर से नहीं आती है, ठीक है, आपकी कैटेगरी उसके अंदर से नहीं आती है, तो फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, इसमें मैसेप हो जाओगे। तो आप अपने स्टेट में तो अपनी कैटेगरी का लाभ लोगे, वहाँ पे उसका बेनिफिट लोगे, लेकिन जब हम सेंट्रल की काउंसलिंग करने जाएंगे तो फिर हम जनरल हो जाएंगे। तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम ये चीज़ हमको ध्यान से देखना रहता है। काफ़ी लोग ऐसा भी अभी मन में क्योस होगा, इतने सारे लोग हैं, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं ठीक है मैं एससी हूँ तो एससी डाल लेता हूँ, वरना मेरे स्टेट में तो हमको एससी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड। स्टेट काउंसलिंग में आपके पास फिर से पूछा जाता है क्या करना है, आपको कौन सा कास्ट है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन अभी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप डाल लो वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को देखते हुए डालना, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को देखते हुए आपको फुलफिल नहीं करना है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी इफ़ एंड बट है, यू कैन लाइक थ्रो अ मेल टू एनटीए, वो भी आपको रिवर्ट कर देंगे। हम आपको अपनी जानकारी के अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बारीक सी चीज़ें हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं, जिनको बहुत ध्यान से आपको स्टडी करके आगे बढ़ना है काउंसलिंग के लिए। डॉक्यूमेंट्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट अभी आप बना सकते हो, अपने डोमिसाइल गैप ये सब चीज़ें बना सकते हो। इसके अलावा भी जब भी हम बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए मेन रिजर्वेशंस। इसके अलावा जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होती है, काफ़ी डिफरेंट टाइप के कोटाज होते हैं, रिजर्वेशंस होते हैं, जो कि हमको सिर्फ स्टेट काउंसलिंग के अंदर मिलते हैं। जैसे कि फ्रीडम फाइटर हो गया, ठीक है। तो अगर आपके इसमें भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि किसको मिलेगा, तो आपके फादर ऑफ फादर, आपके दादाजी का होना चाहिए। तो इसमें आपके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये स्टेट में ही मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं मिलता है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो एनसीसी को भी 1% का देते हैं, तो एनसीसी का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके लिए। आर्मी वाला कोटा हो गया, आर्मी के आपके पास होना चाहिए आपका जॉब सर्टिफिकेट एंड ऑल। आईपी इंश्योर्ड पर्सन का जो ईएसआईसी की काउंसलिंग होती है उसके लिए अभी निकलेगा आप लोगों का
ESIC की वेबसाइट पे, तो आपको IP सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करके रखनी है। यू हैव टू गेट ऑल द रेडीज डॉक्यूमेंट रेडी बाय दैट टाइम, आपका सैलरी स्लिप और आपका जॉब का। और काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए कि एक मिथ चल रहा था कि ESIC की काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। अभी MCC ने अपना नया वेबसाइट डिज़ाइन कर रही है, शायद उसने अपना नया पेज लगाया है, उसके ऊपर लिख के आया है 15% सीट ESIC। तो इसको देखते हुए काफ़ी अच्छी चांसेस हैं कि इस बार भी ESIC की काउंसलिंग होगी और सीट मिलेंगी। प्राइवेट कॉलेज के अंदर काफ़ी बच्चे माइनॉरिटीज़ को भी में आते हैं, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी हो गई, सिख माइनॉरिटी हो गई, जैन माइनॉरिटी हो गई। तो इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि हम खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि दैट आई बिलोंग टू द माइनॉरिटी। ठीक है, तो आपको माइनॉरिटीज़ के भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का आपको सर्टिफिकेट लगता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको करने रहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा से परेशान नहीं होना है तो ओवरऑल बहुत से ज़्यादा, लेकिन हमको देखना है कि हमारे केस में कौन सा ज़रूरी है। तो आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट को देखिए। अगर हम SC में नहीं आते हैं, OBC से नहीं आते हैं, EWS में नहीं आते हैं, NCC में नहीं आते, तो इन सब का एडिशनल बर्डन लेके आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप अपना इंडिविजुअल केस जानते हो कि आप किस कैटेगरी के अंदर से हो, आपके क्या पैरामीटर्स हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स उस तरह से आप रेडी कर लीजिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अब आपके पास रेडी हो जाएं। आपका ID प्रूफ और डोमिसाइल, आपका ID प्रूफ रेडी है, डोमिसाइल अपना देख लीजिएगा कैसा क्या है। नीट के डॉक्यूमेंट, अब इसमें इतना ऐसे ध्यान देने वाली बात है कि भाई अभी से हम जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, कुछ भी आएगा, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, कुछ भी, उसको ऐसे ही नहीं रख देना है, फेक नहीं देना है, इसको संभाल के रखना है। सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है, हार्ड कॉपी भी रखनी है कि हमसे कोई गलती ना हो, कुछ खो खा ना जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से रेडी कर लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल द स्टूडेंट्स जो आप एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो इन सबको प्रिपेयर करके रखिए जिससे हर चीज़ें स्मूथ से और आपकी जर्नी स्मूथली से जाए। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। और बाकी सारी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे कॉलेज की फ़ीस, कट ऑफ डिटेल्स सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। वेबसाइट्स पता चल जाएगी। नोटिसेस जो आती हैं वो सब आपको वहाँ पे अपडेट होती रहती है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उसका चार्ज नहीं है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे स्टेट के सेशंस भी देख सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो, लास्ट ईयर के कट ऑफ भी देख सकते हो डिटेल से। जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं वहाँ पर सब समझाया गया, जिससे कि आपकी काउंसलिंग और अच्छी और स्मार्ट काउंसलिंग हो, जिससे कि आपको अच्छा अलॉटमेंट मिल जाए। इसके बाद भी अगर आपको नर्वसनेस है, नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़ नहीं, तो आप हमारी मेंटरशिप भी ले सकते हो फॉर द काउंसलिंग एक्टिविटी, जिसमें EDUSS की टीम आपको गाइड करेगी कि आपकी काउंसलिंग स्मूथ वे से हो जाए, कोई गलती ना हो और एक अच्छा अलॉटमेंट लेके आप अपनी डॉक्टर की जर्नी को कंटिन्यू करिए फ्रेंड्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।